हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से जनसंख्या की जो ये चीज़ें हैं ये किस तरीके से परिवर्तित हो रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ है भूतल पर जनसंख्या के विस्तार या फैलाव से, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या किस तरीके से वितरित है, किस तरीके से फैली हुई है। कहीं जनसंख्या कम है, कहीं जनसंख्या अधिक है। तो ये जो एक ट्रेंड है उसी को हम जनसंख्या वितरण के अंतर्गत पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे विश्व में जो जनसंख्या है वो बहुत ही असमान रूप से वितरित है। मैप में हम देख सकते हैं कि जहाँ डार्क कलर है, रेड कलर या डार्क मैरून कलर है, वहाँ पे वो अधिक जनसंख्या को शो करता है, और जो वाइट कलर है बिल्कुल वो कम जनसंख्या को शो करता है। यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है, सबसे ऊपर डार्क कलर और डार्क कलर से लाइट कलर की तरफ शेड नीचे है। तो जितना कम जनसंख्या होगा वो उतना लाइट कलर होगा, जितना अधिक जनसंख्या वो उतना ही डार्क कलर में शो होगा। तो इस तरीके से हम मैप में भी देख सकते हैं कि विश्व के कुछ ही क्षेत्र हैं जो अधिक जनसंख्या को इंडिकेट कर रहे हैं, और बहुत अधिक ऐसे क्षेत्र हैं जो कम जनसंख्या को इंडिकेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल लाइट कलर में हैं। तो इस तरीके से हम विश्व के मानचित्र को देख के, मैप को देख के हम ये देख सकते हैं कि जो विश्व की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वो बहुत ही थोड़े क्षेत्रफल में रहती है। इसीलिए कहा गया कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% केवल इसके 10% स्थल भाग पे रहती है, निवास करती है। हम देख सकते हैं कि ये 10% जो स्थल भाग है वो ज़्यादातर जो हमारा दक्षिण एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसमें ही आ जाता है। यानी एशिया के जो 6 देश हैं उसी में विश्व की ज़्यादातर जनसंख्या 60% जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो बहुत ही असमान है। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व में जो 10 सर्वाधिक आबाद देश हैं उसमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि विश्व के जो भी 10 देश हैं जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश कहे जाते हैं, जैसे चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको, ये जो 10 देश हैं उन 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें से 6 देश तो एशिया के ही हैं, जैसे चीन, भारत, इधर इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ये 6 देश एशिया में हैं, एशिया के हैं। जो सबसे 10 जो विश्व में आबाद देश हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, उसमें से 4 देश अन्य महाद्वीप के हैं, जबकि 6 देश केवल एशिया महाद्वीप के हैं। जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था, एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व में के मैप पे हम फिर से देख सकते हैं, ये पूरा एशिया महाद्वीप हमारा है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, और इस एशिया महाद्वीप के एक छोटे से भाग पे ही केवल विश्व की बहुत ज़्यादा जनसंख्या, यानी पूरे एशिया की बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। जबकि इस एशिया महाद्वीप का एक बहुत बड़ा जो भाग है वो अभी भी वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। तो जॉर्ज बी क्रेसी का जो कथन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं, इसको हम लोग मैप में इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो जनसंख्या वितरण का ही एक रूप है। एक जनसंख्या घनत्व से भी हम जनसंख्या के वितरण को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जो जनसंख्या घनत्व है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल के संदर्भ में लोगों का वितरण दर्शाता है। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
यहाँ पे जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। जनसंख्या घनत्व इज़ इक्वल टू जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। यानी जब हम जनसंख्या को भाग दे देते हैं क्षेत्रफल से तो वो हमारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या निकल आती है और वही पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर है और पॉपुलेशन वहाँ की 15,000 है, तो हम कैसे निकालेंगे जनसंख्या घनत्व? तो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ इक्वल टू 15,000 अपॉन 100, और जब इसको हम काटेंगे तो बचेगा 150 यानी 150। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगा 150 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जनसंख्या घनत्व किसी एरिया का निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है उसका स्पेशल वेरिएशन किस तरीके से है। यहाँ पे टेबल में हम देख सकते हैं विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं और उनकी डेंसिटी यहाँ पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे दी गई है। तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक डेंसिटी वाला जो कॉन्टिनेंट है, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, वो है एशिया। तो कई बार क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। इसी तरीके से सबसे कम जनघनत्व वाला महाद्वीप अगर पूछा गया तो वो है ओशिनिया। ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसको हम लोग जनरली कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द हैं, उन सबको मिला के हम ओशिनिया बोलते हैं। तो ओशिनिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, केवल वहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में केवल 5 व्यक्ति रहते हैं, जबकि एशिया में पर किलोमीटर स्क्वायर में 146 पर्सन रहते हैं। अब विश्व में हम सब देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे सघन प्रदेश वितरित हैं और कहाँ पे सबसे विरल प्रदेश हैं। तो सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र विश्व में दिखाया गया है और वो है दक्षिण पूर्व एशिया। हम देख सकते हैं ये पूरा दक्षिणी और पूर्वी एशिया हो गया। दूसरा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और तीसरा है उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा सघन रूप से वितरित है यहाँ पे जनसंख्या। इसके अलावा छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ अफ्रीका का जो मिडिल पोर्शन है जहाँ पे कांगो बेसिन है, इधर नील नदी की घाटी है, उसके आसपास में भी कुछ जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। लेकिन मेन ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक, सबसे सघन रूप से वितरित है। दक्षिणी और पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद हम देखते हैं विरल जनसंख्या का प्रदेश। विरल जनसंख्या यानी कि जहाँ सबसे कम जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले प्रदेश कहे जाते हैं। इसमें आता है जितने भी ठंडे और गर्म मरुस्थल हैं, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो बलुआ क्षेत्र है, या जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो गर्मी होती है या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं उग सकती हैं, इस तरीके का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, चाहे वो ठंडा मरुस्थल हो चाहे वो गर्म मरुस्थल हो, ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा जो अमेजन बेसिन है, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन बेसिन, उस अमेजन बेसिन में भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि आसपास उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन हैं, यानी कि जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो हम यहाँ मैप में देख सकते हैं ये उष्ण मरुस्थल, इधर पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे पूरा उत्तरी ध्रुव के पास शीत मरुस्थल है, इधर कालाहारी मरुस्थल, और ये अमेजन बेसिन वाला पूरा क्षेत्र।
तो इस तरीके से जितना भी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो और अमेजन बेसिन का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो, ये पूरा विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। तो इस तरीके से हम जनसंख्या घनत्व के माध्यम से हम जनसंख्या के वितरण को हमने देखा। अब इसके बाद देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी कि जनसंख्या में इतना ज़्यादा जो अंतर पाया जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा सघन है और कहीं बिल्कुल जनसंख्या है ही नहीं या 1-2 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पाया जा रहा है। तो इतना अंतर पाए जाने का मतलब कोई ना कोई फैक्टर्स ऐसे होंगे जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक। अब इसके अंतर्गत जो भी कारक है उसको हम देख सकते हैं कि जल की उपलब्धता, जहाँ भी जल की उपलब्धता होती है वहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि हमारे हर क्रियाकलाप के लिए सबसे पहले हम पानी पे डिपेंड करते हैं। यानी हमारे लिए हवा और पानी 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे जीवन के लिए। हवा तो पृथ्वी पे हर जगह है, तो हवा की तो कमी नहीं, लेकिन जहाँ भी जल की उपलब्धता होती है वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब मैप में हम देख सकते हैं, यहाँ हमने बताया नील नदी बेसिन पाई जाती है, इसकी वजह से जनसंख्या अधिक है। कांगो बेसिन है, इसलिए जनसंख्या अधिक है। इधर भी छोटी छोटी, यहाँ पे अगर हम देखें जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पे भी जल की उपलब्धता है, क्योंकि वहाँ वृहद झील क्षेत्र पाए जाते हैं। जो ग्रेट लेक्स क्षेत्र है, 5 झीलों वाला क्षेत्र है, वहाँ पाए जाने की वजह से, साथ ही में यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी भी पाई जाती है, जिसकी वजह से जल की उपलब्धता है और इसी वजह से यहाँ जनसंख्या अधिक है। पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो कई सारी नदियाँ पाई जाती हैं, इस वजह से भी कई यहाँ पे जल की उपलब्धता होने की वजह से पश्चिमी यूरोप में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसी तरीके से हम भारत में देखते हैं कि भारत में भी उत्तर हो या दक्षिण हो, नदियों का फ्लो बहुत है, इस वजह से जल की उपलब्धता पूरे भारत में पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसी तरीके से अगर चाइना के पूर्वी भाग में हम देखें तो वहाँ भी कई सारी नदियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगर हम भारत में, स्पेशली भारत के मैप में अगर देखें, इंडिया के मैप में, तो जो ये गंगा यमुना वाला जो क्षेत्र है, प्रवाहित क्षेत्र, उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, जो गंगा यमुना नदियों के मलबे से बना हुआ है, इस क्षेत्र में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी और इधर ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी वजह से ये क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है भारत में। तो हमने देखा कि जल की उपलब्धता की वजह से जहाँ भी पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसीलिए जब भी सभ्यता का विकास प्राचीन समय में हुआ तो वो भी नदियों के किनारे ही हुआ, और इसी वजह से सभ्यताओं का नाम भी नदियों के ही नाम पे रखा गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे नील नदी घाटी सभ्यता। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहाँ जल की उपलब्धता होती है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, और जहाँ जल कम पाया जाता है, जैसे जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जल की उपलब्धता कम होने की वजह से ही यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ जल की उपलब्धता नहीं होने की वजह से या बहुत कम होने की वजह से जनसंख्या कम है। दूसरा कारक है भू आकृति, यानी जहाँ भी भू आकृति प्लेन होगी, मैदानी क्षेत्र होगा, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करना चाहेगी, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कृषि करना भी आसान है। उद्योगों का विकास, नगरों का विकास, सड़कों का विकास, रेल का विकास, हर चीज़ का विकास, मकान बनवाना, ये सब चीज़ के लिए जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, जबकि वहीं पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वो उबड़ खाबड़ होने की वजह से, ऊंचे क्षेत्र होने की वजह से वहाँ न तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप किया जा सकता है और न ही कृषि अच्छे से की जा सकती है। इसलिए ऐसे उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं भारत का ये जो पर्वतीय हिमालय वाला क्षेत्र है, वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से ही जनसंख्या कम पाई जाती है।
नेक्स्ट कारक है जलवायु। जहाँ भी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु होगी वहाँ भी जनसंख्या कम निवास करेगी, और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु होगी वहाँ भी जनसंख्या कम निवास करेगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, बहुत अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जनसंख्या कम निवास करती है, और उत्तरी ध्रुव के पास ये बर्फीला क्षेत्र जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम निवास करती है। तो जहाँ भी चरम वाली स्थिति होगी, क्लाइमेट की एक्सट्रीम स्थिति होगी, वहाँ पे जनसंख्या कम निवास करेगी, और जहाँ पे भी मॉडरेट स्थिति होगी, मतलब न बहुत ज़्यादा गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा, जैसे हमारा जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा है मिट्टी। जहाँ भी उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहाँ अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। एग्जाम्पल के लिए उत्तर भारत का जो उपजाऊ मैदान है जलोढ़ मिट्टी वाला, या पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास कर रही है। और वहीं जहाँ भी अनुपजाऊ मिट्टी है, जैसे यहाँ थार मरुस्थल, जैसे यहाँ उत्तरी जो ध्रुव के पास जो बर्फीला क्षेत्र है वहाँ भी मिट्टी उपजाऊ नहीं है। सहारा मरुस्थल, यहाँ भी उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये 4 कारक हैं जो हमारे फिज़िकल फैक्टर या ज्योग्राफिकल फैक्टर कहे जाते हैं, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं, आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कौन से कारक हैं। तो पहला है खनिज। जहाँ भी खनन का प्रोसेस होगा वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, क्योंकि जहाँ खनन का क्षेत्र होगा वहाँ लोगों को रोज़गार की संभावना होगी, और इस वजह से जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करती है। जैसे विश्व में अगर हम देखें तो उत्तरी पश्चिमी जो यूरोपीय क्षेत्र है या उत्तरी पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ खनन क्षेत्र होने की वजह से लोहा कोयला का जो क्षेत्र है, खनन क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या रोज़गार की वजह से माइग्रेट करती है और वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ भी सेम वही, यहाँ भी उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, और यहाँ भी उद्योगों का, लौह इस्पात उद्योग का विकास अधिक होने की वजह से जहाँ उद्योगों का विकास होगा वहाँ भी रोज़गार की संभावनाएं होंगी। तो इस वजह से जनसंख्या वहाँ माइग्रेट करती है ताकि उनको रोज़गार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो इसलिए जहाँ भी औद्योगिकरण होगा, उद्योग लगाए जाएंगे, वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है नगरीकरण। जहाँ नगरीय क्षेत्र होगा वहाँ पे चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जो अवस्थापनात्मक तत्व होते हैं वो डेवलप होते हैं, जैसे स्कूल अधिक होंगे, कॉलेज अधिक होंगे, तो ऐसे क्षेत्रों में जो जनसंख्या होगी वो माइग्रेट करती है ताकि उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सकें। तो जहाँ भी नगरीय क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगी, ग्रामीण क्षेत्र होगा जनसंख्या कम होगी। तो ये 3 आर्थिक कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी ऐसे कारक जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, हमारे समाज से रिलेटेड है। तो इसमें पहला कारक हो गया धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। जो भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं। जैसे मथुरा में कृष्ण भूमि होने की वजह से, कृष्ण जन्मभूमि होने की वजह से मथुरा के आसपास लोगों का निवास, आगरा जो हमारा सांस्कृतिक महत्व का एक क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में लोगों का निवास, या फिर इस तरीके से हमारे जो भी धर्म स्थल हैं, जो भी सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं, वहाँ लोगों का जो एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है, उसकी वजह से लोग वहाँ जाके बसना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के पास लोगों का जो जमाव होता है, इसकी वजह से ही होता है। दूसरा हो गया सामाजिक और राजनीतिक अशांति। जहाँ भी अशांत क्षेत्र होगा, जैसे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हमेशा बवाल वाला क्षेत्र रहा है, हमेशा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे टेररिस्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ऐसे अशांत क्षेत्र में या जहाँ भी टेररिस्ट का अटैक या जहाँ भी युद्ध की संभावना होती है, ऐसे क्षेत्रों में लोग कम रहना चाहते हैं। लोग ऐसे क्षेत्रों में रहना चाहते हैं जहाँ पे उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके। तो ऐसे सामाजिक
सुरक्षा वाले क्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र जो सुरक्षित हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बसाव ज़्यादा होगा, और जहाँ भी युद्ध की संभावना वाला क्षेत्र होगा ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बसाव कम होगा। इसके अलावा सरकारी नीतियाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक जगह लोगों का बस किसी नगर में लोग माइग्रेट करते जा रहे हैं, तो नगर पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाने की वजह से कुछ नीतियाँ बन जाती हैं, सरकारी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं कि उस नगर के दबाव को कम करने के लिए आसपास छोटे छोटे नगरों का विकास किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो मेन नगर है उसके पास का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो नगर होता है, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ भी लोगों का जमाव होने लगता है। तो ये जो जमाव होता है वो सरकारी नीतियों के कारण होता है। तो ये हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि कहते किसको हैं। तो किसी भी क्षेत्र में समय की एक निश्चित अवधि में यानी 10 साल या 1 साल के बीच में लोगों की संख्या में परिवर्तन जो हो रहा है उसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब परिवर्तन शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ केवल जनसंख्या बढ़ती नहीं है बल्कि घटती भी है। तो ऐसे जो घटाव हो रहा है उसको भी हम जनसंख्या वृद्धि ही कहते हैं। लेकिन साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। यानी जनसंख्या वृद्धि का ये कतई अर्थ नहीं है कि उसमें केवल धनात्मक परिवर्तन हो, बल्कि जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या परिवर्तन को कहते हैं। ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब ये जो जनसंख्या परिवर्तन अभी बताया कि ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है या आपदा महामारी आने की वजह से जनसंख्या घट भी सकती है। दोनों ही कंडीशन को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, लेकिन एक को हम पॉजिटिव चेंज कहेंगे और एक को हम निगेटिव चेंज कहेंगे। इसे निरपेक्ष संख्या और प्रतिशत दोनों रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। अब निरपेक्ष संख्या का मतलब होता है एक्चुअल जो नंबर होता है, जैसे 200 व्यक्ति बढ़ गए, जैसे 500 व्यक्ति बढ़ गए, जैसे 2000 व्यक्ति कम हो गए। जब हम इस तरीके से कहेंगे तो वो निरपेक्ष संख्या होगी, एक्चुअल नंबर। और दूसरा है परसेंट, यानी कि जो हमारे पिछली जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत बढ़ गया है। यानी जब पिछली जनसंख्या से हम को रेफरेंस ले रहे हैं और उसके रेफरेंस में हम देखते हैं कि जो आगे की जनसंख्या है वो कितनी बढ़ गई है, तो हम परसेंटेज में निकालते हैं। जैसे 100 व्यक्ति हैं और उसमें 100 व्यक्ति और ऐड हो गए तो हम कहेंगे 100% जनसंख्या का वृद्धि हुआ है, यानी 100% ग्रोथ हुआ है। और जब हम निरपेक्ष संख्या में कहेंगे तो उसको हम कहेंगे कि 100 व्यक्ति बढ़ गए। तो 100 व्यक्ति बढ़ गए उसको हम निरपेक्ष संख्या बोलेंगे। और जब कहेंगे कि 100% बढ़ गई तो वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सूचक होता है। यानी कहीं पे अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है तो यानी कि वहाँ का जो आर्थिक प्रगति है वो अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आर्थिक प्रगति अच्छी नहीं होने, आर्थिक प्रगति और जनसंख्या वृद्धि में अपोजिट रिलेशन होता है। जहाँ आर्थिक प्रगति अच्छी होती है वहाँ जनसंख्या वृद्धि अपने आप कम हो जाती है। और लोगों का सामाजिक उत्थान, यानी कि अगर आर्थिक प्रगति अच्छी हो रही है, सामाजिक उत्थान अच्छा हो रहा है, इसका मतलब वहाँ जनसंख्या वृद्धि कम होगी। और किसी प्लेस पे अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे आर्थिक प्रगति, जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कम हुआ है, जो सामाजिक लोगों का उत्थान हुआ है, यानी कि समाज का जो एक लेवल है वो लो लेवल है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यानी कि वहाँ कितने लोग ऐड हो रहे हैं, कितने लोग मृत्यु दर की वजह से कम हो रहे हैं और लोगों के आवागमन की वजह से कितना जनसंख्या बढ़ रहा है। अब जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ
कंसेप्ट्स यहाँ पे हैं जिसको हम एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि। तो किसी भी एक क्षेत्र में एक निश्चित समय में लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये तो सिंपल सा पहले भी हम लोग देख लिए। अब इसको फॉर्मूले में रख के कैसे निकालेंगे? जनसंख्या वृद्धि इज इक्वल टू वर्तमान की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या। तो अभी की जो जनसंख्या है उसमें से हम पीछे की जनसंख्या को घटा देंगे तो सिंपल सा जितने व्यक्ति हैं वो निरपेक्ष संख्या ही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया कि अगर भारत की 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ है और 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ है, तो 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? तो यहाँ पे निकाला गया वर्तमान की जनसंख्या यानी कि 2011 की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या यानी 2001 की जनसंख्या, यानी जो बाद वाला वर्ष होगा लेटेस्ट वो वर्तमान की जनसंख्या होगी और जो पीछे वाला साल होगा पहले वाला उसको हम आधार वर्ष यानी उसी के आधार पे हम निकाल रहे हैं कि कितनी जनसंख्या बढ़ी। तो आधार वर्ष की जनसंख्या, तो यहाँ 2011 की जनसंख्या वर्तमान वर्ष की जनसंख्या कहलाएगी और 2001 की जनसंख्या आधार वर्ष की जनसंख्या कहलाएगी। तो 2011 की जनसंख्या में से हम 2001 की जनसंख्या को माइनस करते हैं तो यहाँ आता है 18.32 करोड़। यही हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या वृद्धि 18.32 करोड़ व्यक्ति की बढ़ोतरी हुई है। तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, यानी अब हम रेट निकालने हैं, केवल पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं निकालना है, कितने व्यक्ति बढ़े ये नहीं निकालने हैं, बल्कि कितने परसेंट ग्रोथ हुआ है, अब हम ये निकालेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो किसी भी समय में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको जब हम परसेंटेज में शो करते हैं तो वही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अब यहाँ फॉर्मूला हो गया जनसंख्या वृद्धि इज इक्वल टू वर्तमान की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या अपॉन आधार वर्ष की जनसंख्या इंटू 100, यानी फॉर्मूला हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू करेंट ईयर पॉपुलेशन माइनस बेस ईयर पॉपुलेशन अपॉन बेस ईयर पॉपुलेशन इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल फिर से लिया गया, जो पहले एग्ज़ाम्पल लिया गया था, तो जो हमारे पास आया संख्या 18.32 व्यक्ति, उसी में हम आधार वर्ष की जो जनसंख्या उससे भाग दे देंगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा ग्रोथ रेट आ रहा है, परसेंटेज में जो रेट आ रहा है वो है 17.84%। ये हमारा जनसंख्या वृद्धि दर हो गया, यानी जनसंख्या वृद्धि हुई 18.32 करोड़ व्यक्ति, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर हुई 17.84%। इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को ही प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जन्म लेना भी प्राकृतिक घटना है और मृत्यु होना भी प्राकृतिक घटना है। तो दो प्राकृतिक घटनाओं की वजह से जो वृद्धि होती है उसी को हम प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट का जो अंतर है उसको हम नेचुरल ग्रोथ कह रहे हैं, क्योंकि बर्थ रेट भी नेचुरल फिनोमेना है और डेथ भी नेचुरल फिनोमेना है। इसलिए दो नेचुरल फिनोमेना के जो अंतर को ही हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। फॉर्मूला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु। कितने लोग जन्म ले रहे हैं उसमें से कितने लोग मर जा रहे हैं, जितने लोग बचे वही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हुई। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसी भी क्षेत्र में समय के एक निश्चित अवधि में जब जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, यानी प्राकृतिक वृद्धि के साथ साथ जब हम प्रवास को भी उसमें ऐड कर देते हैं, यानी जो दो नेचुरल फिनोमेना थे जन्म दर, मृत्यु दर, उसके साथ साथ जब हम उसमें प्रवास को भी ऐड कर देते हैं तो वो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है।
यानी वास्तव में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो केवल जन्म दर और मृत्यु दर की वजह से नहीं होता है, बल्कि उसमें प्रवास माइग्रेशन भी इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हो गया वास्तविक वृद्धि का, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास, यानी कितने लोग आ रहे हैं माइनस कितने लोग जा रहे हैं, यानी जितने लोग जन्म ले रहे हैं उसमें से जितने लोग मर रहे हैं उसका अंतर हम कर लिए, और कितने लोग आ रहे हैं किसी प्लेस पे और कितने लोग जा रहे हैं उसका अंतर निकाल लिए, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का। अब आ गया जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यानी जनसंख्या कब पॉजिटिव चेंज उसमें आएगा कि जब भी एक निश्चित अवधि में जनसंख्या बढ़ती है तो धनात्मक वृद्धि कहेंगे। ये तब होगा जब जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर उसकी कंपैरिजन में कम होगा, या आप्रवास अधिक होगा और उत्प्रवास उसके कंपैरिजन में कम होगा, यानी जन्म लेने वाले लोग ज़्यादा होंगे, मरने वाले लोग कम होंगे, आने वाले लोग ज़्यादा होंगे, जाने वाले लोग कम होंगे। ऐसी स्थिति में ही जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि यानी पॉजिटिव चेंज होता है। इसके बाद आते हैं, अब ये फॉर्मूला है जनसंख्या की वृद्धि का, जो धनात्मक वृद्धि हो रही है उसका, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। दूसरा है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यानी कि जब भी जनसंख्या, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, जब भी जनसंख्या में कमी होती है तो उसको जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ये तब होगा जब जन्म दर कम होगा, यानी कि कम लोग पैदा होंगे, कम बच्चे पैदा होंगे और ज़्यादा लोग मर जाएंगे, तो जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी पिछले सालों की कंपैरिजन में आगे जनसंख्या कम हो जाती है। ये जितने लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग जब चले जाते हैं उस क्षेत्र से तो जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। अब आते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पहला घटक है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। सबसे पहले देखते हैं जन्म दर। तो जन्म दर को हमेशा अशोधित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट के रूप में मापा जाता है। ये क्रूड बर्थ रेट इसलिए कहा गया शुद्ध, यानी ऐसा जो अशोधित है, शुद्ध नहीं हुआ है, जो एज इट इज़ ले लिया गया है। शुद्ध तब कहा जाएगा जब प्रति स्त्री बच्चों के जन्म को लेते हैं, यानी प्रजनन दर को जब हम लेते हैं तो वो शुद्ध जन्म दर होता है। और ये अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे पर स्त्री पे नहीं लिया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे व्यक्तियों पर लिया जा रहा है बच्चों के जन्म को। तो यहाँ कहा गया कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को ही अशोधित जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 व्यक्तियों पर, किसी एक निश्चित समय में, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से जितने जिंदा बच जा रहे हैं उनकी संख्या को जब हम निकालते हैं तो वो अशोधित जन्म दर कहलाती है। फॉर्मूला है अशोधित जन्म दर इज इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या अपॉन उसी वर्ष के मध्य की जनसंख्या। मध्य की जनसंख्या इसलिए ली गई कि क्योंकि जनगणना हमेशा 10-10 साल पे होती है और जन्म दर मृत्यु दर हर साल निकाला जाता है। तो कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ एजेंसीज़ होती हैं, कुछ संस्थान होते हैं जो पर ईयर काउंटिंग कराते हैं लोगों की। सेंट्रल लेवल पे तो 10 साल पे होता है, लेकिन स्टेट लेवल पे या कुछ जो छोटे छोटे NGOs वगैरह हैं वो हर साल काउंटिंग कराते हैं। तो ऐसे में अगर 1 जनवरी को काउंटिंग होती है तब जनसंख्या अलग होगी, 31 दिसंबर को काउंटिंग होती है तो जनसंख्या अलग होगी। तो इसलिए जो वेरिएशन आ रहा है उसको हम एवरेज कर लेते हैं। एवरेज करने के लिए हम उस वर्ष का मिडिल का जनसंख्या लेते हैं, यानी कि उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या, यानी कि 30 जून या 1 जुलाई के आसपास की जो जनसंख्या होती है उसको हम लेते हैं और उससे हम भाग देते हैं कि पूरे वर्ष में जितने बच्चे जन्म लिए उसको, और फिर 100,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा निकल जाता है क्रूड बर्थ रेट या अशोधित जन्म दर। इसी तरीके से हम मृत्यु दर को भी देखते हैं। अशोधित मृत्यु दर, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, यानी 1000 व्यक्तियों पर एक साल में कितने लोग मर जा रहे हैं। फॉर्मूला
सेम वैसे ही है, अशोधित मृत्यु दर इज इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में मरने वाले लोगों की संख्या या मृतकों की संख्या अपॉन उसी वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। तो ये हमारा हो गया अशोधित मृत्यु दर का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा है प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं कि जब लोग किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं और जाकर वहीं बस जाते हैं, तो ऐसे जो लोगों का मूवमेंट और सेटलमेंट होता है उसी को हम प्रवास कहते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे उद्गम स्थान। उद्गम स्थान जहाँ से लोग जाते हैं, गमन करते हैं। दूसरा है गंतव्य स्थान, यानी कि जहाँ पर जाके लोग बस जा रहे हैं, ऐसे स्थान को गंतव्य स्थान कहते हैं। आप्रवास यानी किसी क्षेत्र में आकर बस जाना आप्रवास, और उत्प्रवास यानी किसी क्षेत्र को छोड़कर चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसको छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। और जो लोग आते हैं किसी क्षेत्र में उसको आप्रवासी, और जो लोग छोड़ के जाते हैं उसको उत्प्रवासी, लोग उन लोगों को उत्प्रवासी कहते हैं। जिस स्थान पर लोग जाते हैं वहाँ जनसंख्या में वृद्धि होती है, और जिस स्थान से जाते हैं वहाँ जनसंख्या में कमी होती है। यानी जिस स्थान को छोड़ के लोग चले गए वहाँ कमी हो गई, और जहाँ पे आके बस गए वहाँ वृद्धि हो गई। अब ये प्रवास स्थायी भी हो सकता है, यानी परमानेंट भी हो सकता है, यानी एक बार लोग छोड़ के चले गए तो दोबारा वापस उस स्थान पर लौट के कभी ना आए, तो उसको कहते हैं स्थायी प्रवास। दूसरा है अस्थायी प्रवास, जैसे जनरली जो रोज़गार के लिए लोग प्रवास करते हैं कि रोज़गार करने के लिए कि अपने गांव को छोड़ के शहर में गए और जैसे ही 60 साल में रिटायरमेंट हो गया वापस अपने गांव लौट आए, तो ऐसे प्रवास को अस्थायी प्रवास कहते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि किसी एक शहर में लोग काम करते हैं, दूसरे शहर में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो ऐसे प्रवास को अस्थायी प्रवास कहते हैं। तीसरा है मौसमी प्रवास, जब मौसम की वजह से प्रवास करते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो ऋतु प्रवास इसको कहते हैं, यानी ठंडी के मौसम में लोग पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के मैदानी क्षेत्र में आ जाएं, और गर्मी का मौसम जैसे शुरू हो वैसे मैदानी क्षेत्र को छोड़ के पर्वतीय क्षेत्र में जाके बसने लगे, तो ऐसे प्रवास को मौसमी प्रवास कहते हैं, यानी जो मौसम से प्रभावित होता है। उसके बाद प्रवास की 4 धाराएं हैं। एक प्रवास होता है कि गांव से गांव की तरफ होता है, यानी एक गांव से दूसरे गांव की तरफ, जो जनरली जो लेडीज़ होती हैं उनकी शादी की वजह से होता है। एक गांव में उनका मायका है, दूसरे गांव में ससुराल है, तो एक गांव से दूसरे गांव वो जाके बस जाती हैं। ऐसे प्रवास, ये प्रवास की एक धारा हो गई। दूसरी है गांव से नगर, जब लोग मेनली रोज़गार के लिए गांव छोड़ के नगरों में जाके बस जाते हैं, उसको प्रवास की ये दूसरी धारा है गांव से नगर की। तीसरी है नगर से गांव, यानी कि जब रिटायरमेंट के बाद लोग शहरों को छोड़ के अपने गांव वापस आते हैं, तो ये तीसरी धारा हो गई। और चौथी नगर से नगर, यानी एक नगर में काम कर रहे हैं, दूसरे नगर में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से वो उस नगर को छोड़ के दूसरे नगर में शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, बस जाते हैं, तो उसको ये प्रवास की चौथी धारा है, जिसको नगर से नगर धारा कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रवास माइग्रेशन। तो माइग्रेशन होता क्यों है? लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए ही प्रवास करते हैं, यानी कि कभी भी प्रवास होता है तो जो मेन उसका उद्देश्य होता है वो अच्छी सुविधाएं पाने के लिए, अपना इकोनॉमिक स्टेटस को अच्छा बनाने के लिए, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, जो सामाजिक स्टेटस है वो अच्छा हो, उसके लिए ही लोग प्रवास करते हैं। और इस वजह से जो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो उसके दो समूह होते हैं। एक कारक को कहते हैं प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, यानी ऐसे फैक्टर जो किसी क्षेत्र को जो छोड़ के जा रहे हैं लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कौन सा ऐसा कारक है जो उनको पुश कर रहा है दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। तो जितने भी निगेटिव कारक होते हैं वो पुश फैक्टर कहलाते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ रोज़गार की संभावनाएं ही नहीं है, बेरोज़गारी भयंकर है, या रहन सहन की स्थिति बहुत ही ख़राब है,
सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जो रहन-सहन की जो स्थिति है वो एकदम बेकार है, इसलिए लोग छोड़ के उस क्षेत्र को जाना चाहते हैं। या राजनीतिक उपद्रव, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अशांति होती है, तो लोग शांति की खोज में दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। प्रतिकूल जलवायु, यानी कई जगह ऐसा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लोग हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। तो ऐसे क्षेत्र को छोड़ के लोग ऐसे क्षेत्र में रहना चाहते हैं जहाँ बहुत अच्छा जलवायु, सुहाना मौसम हो। प्राकृतिक आपदाएँ, कहीं बाढ़ आ गई तो लोग उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि कहीं बाढ़ में फंस के मर ना जाएं। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, कहीं तूफ़ान आता है, कहीं चक्रवात आ गया, तो ऐसे क्षेत्र को लोग छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके रहना पसंद करते हैं। महामारी, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक क्षेत्र में महामारियाँ बहुत तेज़ी से फैलने लगती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में लोग जाना चाहते हैं। जैसे अभी चाइना में जब कोविड-19 का प्रभाव हुआ था, तो लोग चाइना छोड़ के अपने अपने देश वापस लौटने लगे थे। जितने भी वहाँ जो NRI लोग थे, वो चाइना छोड़ के वापस अपने देश आने लगे थे, क्योंकि वहाँ महामारी फैल गई थी। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, यानी ऐसे क्षेत्र जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत पीछे हैं, ऐसे क्षेत्र को छोड़ के लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव फैक्टर्स है वही उस क्षेत्र को, यानी वो जो उद्गम क्षेत्र है जहाँ से प्रवास शुरू हो रहा है, उसको कम आकर्षित बनाते हैं ये नेगेटिव फैक्टर, जिसकी वजह से वो फैक्टर्स पुश करते हैं, लोगों को धक्का मारते हैं दूसरी जगह जाने के लिए। दूसरा कारक है अपकर्ष कारक, यानी ऐसे कारक जो आकर्षित करते हैं, लोगों को खींचते हैं, पुल करते हैं, पुल फैक्टर। तो ऐसे कारक हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जैसे रोज़गार की अच्छी संभावनाएं, कहीं पे रोज़गार की बहुत ज़्यादा संभावना है तो वहाँ लोग माइग्रेट करते हैं कि हमको भी रोज़गार मिल जाएगा, हमारी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। रहन सहन की बहुत अच्छी दशाएं वहाँ पे हो, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो, अच्छे अच्छे स्कूल हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, तो इस तरीके की जो रहन सहन की दशाएं अच्छी होंगी तो वहाँ पे लोग आकर्षित होंगे। कहीं पे शांत क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में लोग आकर्षित होंगे कि जो भी राजनीतिक उपद्रव को छोड़ के हम शांत क्षेत्र में जाएं। जहाँ भी जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का क्षेत्र हो, वहाँ पे लोग बसना चाहते हैं, न कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ दंगा फसाद हमेशा होता रहे। अनुकूल जलवायु, यानी ऐसी जलवायु जो जहाँ बहुत हार्ड जलवायु नहीं हो, यानी बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडी जलवायु ना हो, बल्कि ये एक बहुत बेहतर जलवायु वाला क्षेत्र हो। तो ऐसे जो पॉजिटिव कारक होते हैं वो किसी भी क्षेत्र में लोगों को आकर्षित करते हैं, आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे पॉजिटिव फैक्टर जो होते हैं वो पुल फैक्टर कहलाते हैं, जो लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। अब जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, विश्व की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो किस तरीके से, क्या ट्रेंड है उसका? तो आरंभिक वर्षों में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है, यानी शुरुआत के जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से जनसंख्या बहुत धीमे धीमे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वैसे वैसे हम देखते हैं ये जो ग्राफ है वो जनसंख्या वृद्धि को ही शो कर रहा है। तो पहले जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी और लास्ट में जाके जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि भी बहुत तेज़ होने लगी है। अब इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि कृषि का जब उद्भव हुआ था, जब लोग खेती करना शुरू ही किए थे, उस समय जनसंख्या लगभग 80 लाख थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या लगभग 30 करोड़ पहुंच गई। जनसंख्या की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ के आसपास पहुंच गई। उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई, जब उद्योगों का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, लोगों को रोज़गार मिलने लगे, उस समय फिर जनसंख्या में जो वृद्धि हुई, जनसंख्या जो बढ़ी वो 55 करोड़ तक पहुंच गई जब औद्योगिक क्रांति आई, यानी लगभग 1750 के आसपास में, तो जनसंख्या 55 करोड़ तक पहुंच गई। उसके बाद 18वीं शताब्दी आया और जनसंख्या में जो वृद्धि बहुत तेज़ी से होने लगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास इतना अच्छा हो गया कि महामारी और संक्रामक रोगों की वजह से जो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी वो मृत्यु दर पे कंट्रोल पा लिया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के विकास के कारण टीकाकरण का आविष्कार हो गया, किस तरीके से लोगों को
टीका लगाया जाए, जिसकी वजह से जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो महामारियां हैं, वो कम प्रभावित करें और लोगों के जो डेथ रेट है वो कम हो जाए। उसके अलावा कई सारी दवाइयाँ, जो भयंकर बीमारियां हैं उनको ठीक करने की भी दवाइयाँ भी ईजाद हो गई, जिसकी वजह से जो ये प्रौद्योगिकी थी उसने मृत्यु दर को कम कर दिया। जन्म दर तो एज़ इट इज़ रह गई, लेकिन मृत्यु दर कम हो गई, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से होने लगी। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि थी इतनी तेज़ी से होने लगी कि हम यहाँ देखते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पे 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में करीब 100 साल लग गए, जबकि अब क्या है कि 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में मात्र 12 वर्ष लग रहे हैं। जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि जहाँ पहले 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में 100 साल लग जाते थे, वहाँ अब 1 करोड़ बढ़ने में मात्र 12 साल लगते हैं। 12 साल में जनसंख्या 6 अरब से 7 अरब हो गई। तो ये जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियाँ थीं, जिसको हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद है विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि, यानी जितनी जनसंख्या है उसके दोगुना किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ हम टेबल में देख सकते हैं कि पहले के जो वर्ष थे उसमें विश्व में जनसंख्या के दोगुना होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता था, यानी 50 करोड़ से 100 करोड़, 50 करोड़ से 100 करोड़ होने में 200 साल लग गए। 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में केवल 80 साल लगे, और 200 करोड़ से 400 करोड़ होने में केवल 45 साल, और 400 से अब 800 करोड़ होने में अपेक्षित किया जा रहा है कि केवल 37 साल लगेंगे। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जो समय बीतता जा रहा है, जनसंख्या के दोगुना होने की जो अवधि है वो भी कम होती जा रही है। अगर हम स्थानिक रूप से देखें किस तरीके से क्षेत्रीय रूप से जनसंख्या के जो दुगना होने की अवधि है वो उसमें अंतर किस तरीके से पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं उसमें जनसंख्या के दुगना होने में ज़्यादा समय लगता है। कारण ये है कि वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है, और दोनों कम होने की वजह से जनसंख्या वृद्धि भी कम हो रही है, इसलिए जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और दुगना होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। जबकि वहीं विकासशील देशों में जनसंख्या के दुगना होने की जो अवधि है, जो समय है, वो कम रह रहा है, कम साल में ही दुगना हो जा रही है। कारण ये है कि ऐसे क्षेत्रों में जन्म दर अधिक होता है, मृत्यु दर कम होती है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, और जब जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत जल्दी ही वो दोगुना हो जाएगी। तो इसलिए हम इस तरीके से हमने देखा कि स्थानिक रूप से किस तरीके से जनसंख्या के दोगुना होने में अंतर पाया जाता है, कि विकसित देशों में दोगुना होने में ज़्यादा समय लग रहा है, जबकि विकासशील देशों में दोगुना होने में कम समय लग रहा है। अब जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप किस तरीके से जनसंख्या परिवर्तन में अंतर पाया जाता है, तो यहाँ टेबल से है ये हम देख सकते हैं कि हर महाद्वीप के यहाँ जनसंख्या वृद्धि का रेट दिया गया है। तो यहाँ टेबल से एक चीज़ क्लियर है कि हर महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन का जो दर है वो 1990-95 से 2004-05 में कम हुआ है। अफ्रीका को छोड़ के अफ्रीका में वो रेट बढ़ा है, 2.4 से 2.6 हो गया है। बाकी महाद्वीपों में हम देखते हैं कि कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है बाकी महाद्वीपों में क्योंकि वहाँ विकास तेज़ी से हो रहा है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप कहते हैं, जहाँ मोस्टली आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, जिनको विकास से जो जुड़ी ही नहीं हैं, जिनको जन्म दर मृत्यु दर के बारे में पता ही नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे समाज पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या इसीलिए अभी भी वृद्धि दर लगातार बढ़ती ही जा रही है, और बाकी जो क्षेत्र हैं वो थोड़े बहुत डेवलप हो चुके हैं या बहुत डेवलप हो चुके हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जो जनसंख्या वृद्धि है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो विकसित देश हैं वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी, विकासशील देश में जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि विकसित देशों में जन्म दर भी कम होती है, मृत्यु दर भी कम होती है, इसलिए वृद्धि कम होती है। जबकि विकासशील देशों में जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है, दोनों का गैप ज़्यादा होता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। टेबल में भी हम देखते हैं
कि एक तो अफ्रीका हो गई जहाँ विकास हुआ ही नहीं, बहुत कम हुआ है, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि पाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो है अफ्रीका। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है यूरोप, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यूरोप में हुआ है, इसलिए यूरोप में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि और विकास में अपोजिट रिलेशन होता है। आर्थिक विकास अधिक होगा तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी, आर्थिक विकास कम होगा तो जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि अगर पूरे विश्व में अगर हम देखें तो जो जन्म दर, जो जनसंख्या वृद्धि है, वो केवल विश्व का जो एवरेज हम जब देखते हैं तो 1.4 है, यानी केवल 1.4% वृद्धि हो रही है। देख कैसा लग रहा है कि बहुत थोड़ी सी मामूली सी वृद्धि हो रही है, लेकिन देखने में तो ये मामूली है, लेकिन जब यही परसेंटेज एक बहुत बड़ी जनसंख्या पे हम लागू करते हैं तो जो जनसंख्या में बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम 10 लेते हैं, 10 व्यक्ति लेते हैं, तो अगर 1% कहेंगे, या हम अगर 100 व्यक्ति लेते हैं, 100 एक तरफ 100 व्यक्ति ले लिए, एक तरफ 1 लाख व्यक्ति ले लिए, तो 100 व्यक्तियों पर 1% कम होगा, 1 लाख व्यक्तियों का 1% ज़्यादा होगा। तो जब हम ज़्यादा जनसंख्या पे 1.4% लागू करते हैं तो वो जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। अब जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? जब भी जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से संसाधनों का ह्रास होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और उतने ज़्यादा जब संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका ह्रास भी, कमी भी बहुत तेज़ी से होगी, और धीरे धीरे हमारे संसाधन समाप्त होने के करीब पहुंच जाते हैं। मानव संसाधन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यानी जनसंख्या और जो संसाधन हैं उनके बीच में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब उस इम्बैलेंस होने की वजह से मानव का जो जीवन स्तर है उसमें गिरावट शुरू हो जाती है, यानी जो विकास का एक लेवल था वो धीरे धीरे अब डाउन होने लगता है। उसके अलावा उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ने लगता है, प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि संसाधनों की कमी होती है तो धीरे धीरे उस मानव स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ने लगता है। भरण पोषण के लिए, बड़ी सी जनसंख्या को भरण पोषण के लिए हम मिट्टी में गहन कृषि, क्योंकि लैंड उतना ही है तो हमको गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है वो भी धीरे धीरे अनुर्वर, बेकार होने लगती है, बंजर होने लगती है। अधिक जनसंख्या है तो अधिक वस्तुओं की भी ज़रूरत होगी, तो इसलिए अधिक उद्योगों की स्थापना होने लगती है। उद्योगों के कारण पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है। तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा महामारियां बहुत तेज़ी से फैलने लगती हैं, आपदाएं आने लगती हैं, क्योंकि भूमि पर दबाव बढ़ने लगता है तो भूमि की क्षमता भी घटने लगती है, और वो आपदाओं के माध्यम से जनसंख्या को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से ये सारे प्रभाव पड़ते हैं जनसंख्या परिवर्तन के। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो वीडियो है यहीं ख़त्म होता है। बाकी जो जनांकीय संक्रमण की जो संकल्पना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। थैंक यू।